नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो का विषय शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। वो मेरे अपकमिंग कोर्सेज के बारे में है। अपकमिंग कोर्सेज जो मैंने पहले अनाउंसमेंट की थी कि 21 तारीख से शुरू करेंगे, वो होली की ब्रेक की वजह से ये अब कोर्सेज 4 अप्रैल से शुरू होंगे। 4 अप्रैल को पहले भृगु नाड़ी का कोर्स स्टार्ट होगा। ये कोर्स सोमवार और बुधवार को होता है। अगर कोई भी इच्छुक जातक, चाहे वो इंग्लिश के बैच में हो चाहे हिंदी के बैच में हो, अगर वो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो ये कोर्स की फीस एडवांस में पे करके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। This course will be in English in the morning session from 11 a.m. to 1 p.m. and Hindi session will be conducted in the evening from 8 p.m. to 10 p.m. And the contents are mentioned here. And if you are still interested knowing about the feedback of my Bhrigunandi teaching, you can go through the videos, the message or the feedback submitted by the previous batch students. Next course, which I going to start is on KP astrology and numerology. These are the basically separate course. ये अलग अलग कोर्स हैं। ये दोनों ही हिंदी में कोर्स हैं, लेकिन ये थर्सडे और यानी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मैं कराता हूँ। ये कोर्स 7 तारीख से चलेंगे। इनकी फीस और कंटेंट यहाँ पर मेंशन है। इनकी भी फीडबैक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जो चौथे नंबर का कोर्स है, और मैं इसको बेसिकली थर्ड सीक्वेंस में रखता हूँ, क्योंकि जो टीचिंग पढ़ाने का शेड्यूल है 2 डेज का, वो इस तरह से है कि पहला जो मंडे वेडनेसडे को है वो भृगु नाड़ी के लिए है, और जो ट्यूसडे को है वो मैं 3 सेशंस कुछ करता हूँ कुंडली एनालिसिस के लिए, या कभी कोई क्लास रिपीट होती है वो उसके लिए रिजर्व है। और थर्सडे और फ्राइडे के लिए मैं केपी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का दिन फिक्स किया हुआ है, और सैटरडे संडे को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए फिक्स किया हुआ है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के यहाँ पर कंटेंट मेंशन है, ड्यूरेशन मेंशन है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं बाकी सब जो भी पढ़ाने वाले हैं उनसे डिफरेंट वे में पढ़ाता हूँ, और इसके लिए जो बेसिक जो चीज है अगर किसी को नहीं भी आती तो वहीं से कंटेंट उठाए जाते हैं। और इसमें खासकर पंचांग का रोल बहुत ही अच्छे से हर जातक को अपने चार्ट पे या किसी भी चार्ट पे लगा के देखने से शुरू होकर लास्ट में एडवांस प्रिडिक्शन तक का सारा कंटेंट इसमें मेंशन होता है। तो दोस्तों, ये था मेरे आने वाले कोर्सों के बारे में। जो इन कोर्सेज की डेट चेंज हुई है, कुछ अमाउंट में भी डिस्काउंट दिया गया है। तो आपको अगर ये सब अच्छा लगता है तो आप इन जो भी कोर्स के लिए आपका मन है उसके लिए आप एडवांस में पे करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इन 2 नंबरों पर दिए हुए मेंशन किए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो विषय है बेसिकली वो टॉपिक जो ये लिखा है बैंक्रप्सी या दिवालियापन या इसके क्या क्या योग होते हैं, ये है। और ये वीडियो क्योंकि मैं गैप के बाद बना रहा हूँ, तो उस गैप के बाद बनाने की वजह से मैं ये चाहता था कि मैं अपने कोर्स के बारे में भी जो चेंजेस आए हैं वो आप लोगों से शेयर करूं। तो इस चीज के लिए, तो शुरू करने से पहले जैसे आपको पता है मैं प्रेयर करता हूँ, कोई भी टीचिंग शेयर करने से पहले या कोई भी नॉलेज शेयर करने से पहले मैं प्रेयर करता हूँ, ताकि जो इच्छा से और जो सीखने की दृष्टि से मेरे YouTube चैनल पर आते हैं, वो आपका भी अपना YouTube चैनल है, उसको आप प्यार दे रहे हैं, तो उस YouTube चैनल पर आकर जो भी आप सीखते हैं वो आपको काम आए। बस यही एक रिक्वेस्ट रहती है कि इसको चैनल को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक अवश्य दें। ओ ओ गुरुवरतं
ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वर गुरुवर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो लिया है वो खाली जो लिखा हुआ वो नाम के लिए नहीं लिया है, वो इसलिए लिया है कि हमारे हिंदू समाज में दिवाली और होली को बहुत ही महत्व दिया गया है। इवन जो हमारे शास्त्रों में या मंदिर में जो पूजा करके या हम नई चीजें स्टार्ट करते हैं या अपने हाथ पे जो मौली या धागा भी बांधते हैं तो उसको अपने पंडित जी पे या अपने गुरुओं के पास जाकर हम चेंज करते हैं। तो हमारे जीवन में आज के परिप्रेक्ष्य में या आज के टाइम पे कोई भी बदलाव आता है वो डायरेक्टली हमारी सुख समृद्धि से लिखा हुआ है और सुख और समृद्धि आजकल पैसे से जुड़ी हुई है। यानी कि जो भी हमारे पैसे की लेकर जीवन में बदलाव आता है उनको अगर हमें देखना हो या कोई ऐसी चीज है जिससे हमें थोड़ा बचाव कर सकते हैं या हम उसके रास्ते पे चल के अपने आप को बचा सकते हैं तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो बैंकरप्सी लिखने का मतलब या दिवालियापन लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ वही बताना चाहता हूँ, लेकिन इसमें एक मैसेज देना चाहता हूँ। नो डाउट जो चार्ट्स लिए गए होंगे वो एक फेमस बंदे के लिए गए होंगे, क्योंकि अगर जो बंदा फेमस हुआ होगा उसने ही मेहनत करके वहां तक उसने पैसा बनाया होगा या उसको अपने खानदान से मिला होगा अपनी जनरेशन के थ्रू। लेकिन वो कब जाके डिक्लाइन होता है या कब जाके उसका साथ छोड़ने लगता है तो वो कुछ हम कह सकते हैं नियमों को देखते हुए जो हम अपने चार्ट पे लगा के या और किसी के चार्ट पे लगा के देख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बीच बीच में मैं इन सब के लिए जो भी मैं कोर्स कराता हूँ, भृगुनंदी नाड़ी, न्यूमरोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक, आज का टॉपिक जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से है, लेकिन मैं इन सब का भी बीच में कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भृगुनंदी नाड़ी या न्यूमरोलॉजी या केपी को मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। आज का टॉपिक सिर्फ वैदिक पे है, उस पर न्यूमरोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते हुए मैं बताऊंगा। लेकिन बीच बीच में कुछ भृगुनंदी नाड़ी के और केपी के भी मैं पॉइंट मेंशन करूंगा, ताकि आप लोगों को एक फीडबैक के फॉर्म में थोड़ा सा पता चल जाए और कैसे आप इंटीग्रेट करके आप अच्छे से अपनी ज्योतिषी को या अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो ये स्लाइड में मैंने कुछ जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो इंग्लिश और हिंदी में भी लिखे हुए हैं। इंग्लिश में इसलिए लिखे हुए हैं कि कुछ लोग जो हिंदी को नहीं जानते और मेरे वीडियो ज्यादातर हिंदी में होते हैं, क्योंकि अभी मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है तो मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो हिंदी स्पीकिंग है या हिंदी को जानने वाली है। तो यहाँ पर मैं कुछ लोग जो बाहर के देखना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश में रखा हुआ है। तो देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि हमारी डेस्टिनी जो है या हमारा जो कह सकते हो भाग्य है या जो हमारी लिखा हुआ है प्रभु के द्वारा, उस चेंज में हमें कब पैसे की स्थिति इतनी बदलाव हो सकती है कि कब हम राजा से रंक बन जाएं और रंक से राजा बन जाएं। यानी इतना हमारा भयंकर रूप से या हमारा इतना जीवन को बदल देने वाला फाइनेंशियल स्थिति जो है या हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो कैसे बदल सकती है, किन किन चीजों से हम देख सकते हैं। मैंने देखा है जो पहला पॉइंट है अष्टम भाव का स्वामी। अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में हो और दसम भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो ये भी आपको धन लॉस करवाता है। यानी धन मिल जाएगा सडनली, लेकिन वो धन भी साथ के साथ किसी ना किसी चीज पे खर्च या व्यय हो जाएगा। दूसरा जो रूल है वो अष्टम भाव का स्वामी अगर चौथे, पांचवें, नौवें, 10वें भाव में बैठा हो, अष्टम भाव का स्वामी चौथे, पांचवें, नौवें, 10वें भाव में बैठा हो और लग्नेश यहाँ पर कमजोर हो तो भी धन का व्यय होता है या धन का लॉस होता है या उस धन के जाने की संभावना बनी रहती है।
अगर एकादश भाव का स्वामी द्वादश में बैठ जाए, या आप कह सकते हैं कि नवम भाव का और दसम भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में बैठ जाए, तो उसके धन व्यय होने की संभावना रहती है। बट ये जो तीसरे नंबर वाला पॉइंट है, इसमें कुछ और भी फर्दर लेयर्स हैं, जो वो लेयर्स इसमें इंक्लूड होती हैं, तभी जाके ये यहाँ पर रिजल्ट देता हुआ या जातक के चार्ट पे लगता हुआ दिखेगा। इसके साथ जो चौथे नंबर का पॉइंट है, वो मैंने देखा है कि वो बहुत से लोगों की कुंडली में ये सार्थक साबित होता है। अगर तुला का साइन, अगर तुला राशि अगर पंचम भाव या नवम भाव में हो, और या आप कह सकते हो अगर ट्राइन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट भाव में भी हो, यानी लगन में हो, पंचम भाव में हो और नवम भाव में हो, और वहां पर मैलेफिक बैठे हों, तो उस जातक के पैसे को खर्च होने का, या मतलब आप कह सकते हो उसके किसी भी एक तरीके से धन के चले जाने का संभावना रहती है। इस तरीके से जो धन जाता है वो लॉस की फॉर्म में नहीं जाता है। इस तरीके का धन जो जाता है वो उसका काम धंधे पे खत्म होने की वजह से या उसको आगे काम नहीं बढ़ने की वजह से जाता है। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। अब अगर जो पांचवें नंबर का पॉइंट है, उस पांचवें नंबर के पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट चीज है, यानी इसका जो सेकंड द्वितीय भाव का जो स्वामी है, अगर वह नवम, दसम या एकादश भाव में बैठ जाए, तो ये भी धन को बताता है कि उसका धन उससे चला जाता है, चाहे वो टेम्परेरी टाइम के लिए ही जाता हो, लेकिन धन उसका एक बार जाता है। लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं जाता, लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आती है इस पंचम भाव के लिए कि उसका जो भी धन होता है वो धन बिल्कुल ही उसका एक बार चला जाता है और वो कर्जे में भी डूब सकता है। यानी जो छठा पॉइंट है, उसमें छठे पॉइंट में वक्री जो लग्नेश है, वक्री लग्नेश यानी लग्नेश वक्री होकर छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाए, लग्नेश अगर वक्री होकर छठे, 8वें भाव में बैठ जाए, तो भी धन के जाने की संभावना रहती है। तो अगली जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, ये वो हिंदी में है जो मैंने अभी अभी आपको पहली स्लाइड से ही बताया है। तो इसका यहाँ पर कोई अभी रोल नहीं है, वो सिर्फ मेरे जो हिंदी में मैं बोल ही रहा था, वो जो मेरे कुछ इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो लर्निंग करना चाहते हैं, वो उनके लिए। अब आते हैं इसी तरीके से ये वाली स्लाइड पे। ये अगली स्लाइड में जब आप पॉज करके हिंदी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब अगर आपने रेफरेंस करना हो, पर मैं अभी बोलते टाइम इसी को इंग्लिश वाले को बोलूंगा। अगर बैंकरप्सी यानी दिवालियापन होना हो, वो तो पहले किसी का भी धन जाएगा, या उसका धन व्यय हो जाएगा, या उसके खर्चे लाइफ में उसकी इनकम से इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उसके पास धन नहीं रुकता है। लेकिन उन धनों के रुकने के साथ साथ जो योग चाहिए जिसकी वजह से उसका दिवालियापन आएगा, ये योग यहाँ पर मेंशन है। अगर वो दरिद्र योग हो सकता है, ग्रहण योग हो सकता है, केंद्रुम योग हो सकता है, काल सर्प योग हो सकता है, इन सब की किसी ना किसी योग की यहाँ पर इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है लॉस ऑफ मनी की वजह से, तभी उसके ऊपर बैंकरप्सी का मतलब स्थिति बनती है। अब दूसरा जो पॉइंट है, अगर शनि, राहु और केतु या बुध, शनि, राहु, केतु और बुध अगर 12वें भाव या अष्टम भाव में बैठे हों और इनकी दशा चल रही हो, तो भी ये दिवालियापन की लिए इंडिकेशन दे सकते हैं, या इस दौरान उनके जीवन में इस टाइप की घटना घट सकती है। इन सब चीजों को घटने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि उन ग्रहों पर कोई शुभ दृष्टि तो नहीं है। अगर शुभ दृष्टि है तो वो उसके बचने के बहुत ही चांसेस रहेंगे। खासकर अगर शुक्र और गुरु की दृष्टि हो, तो उसको ये सिचुएशन नहीं आती, मतलब आएगी सिचुएशन लेकिन वो उससे निकल जाएगा, यानी शुभता उन ग्रहों की उसे बचा लेगी। अब जो तीसरा पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है, जुपिटर यानी गुरु का अगर संबंध राहु केतु से हो जाए, तो कुछ केसेस में ये भी इंडिकेट करता है कि उसका लक उस टाइम के लिए साथ देना बंद कर देता है,
और उसकी जिंदगी में तरक्की या और पैसा आना बंद कर देता है, यानी उसकी समृद्धि का विकास या जो उसकी आर्थिक विकास जो अभी तक लगातार चल रहा होता है उसमें एक रुकावट आ सकती है, और कई केसेस में देखा है आती भी है। अगर अब देखें कि वो ऋण लेगा, और जो अगर ऋण लेगा तो उसको क्योंकि पैसे की जरूरत है अपने काम धंधे करने के लिए, बगैर ऋण के या बगैर मार्केट से पैसा या बैंक से पैसा उठाए बगैर उसको वो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकता या मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। चाहे कोई अगर अपना मान लीजिए स्कूल चला रहा है, कॉलेज चला रहा है, तो उसको लोन चाहिए अपना, उसको ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डिंग बनाने के लिए, आगे सामान खरीदने के लिए, या आप कह लीजिए कोई मशीनरी वाली है, प्रोडक्शन हाउस है, उसको भी लोन चाहिए, फंड्स चाहिए, तो उसके लिए उसको बैंक में जाना पड़ता है, और जब बैंक में जाना पड़ता है तो वहां पर अगर लोन ना रीपे करने से भी उसकी प्रॉपर्टी के बैंक के वापस एक्वायर करने के चांसेस रहते हैं। तो उस चीजेज में जो चीजों की इन्वॉल्वमेंट होती है वो यहाँ पर मंगल के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो डेथ की सिचुएशन आएगी तो मंगल अकेला ही बहुत है जो उसको इसकी टेंशन दे सकता है। मंगल की पोजीशन उस भाव में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। राहु जो है वो एक्सपेंशन देगा तो उस सिचुएशन को और वर्स्ट सिचुएशन को और एक्सपेंड कर देगा। कई केसेस में राहु अच्छा रिजल्ट भी देता है, लेकिन अगर वो मार्स के साथ और वो ऐसी राशि में बैठा हुआ है तो वो उसको क्रिटिकल सिचुएशन में ले जाने तक के लिए एक्सपेंड करता रहेगा। तीसरा जो कारण इसका बनता है जो शनि है, शनि की जो सिचुएशन है, क्योंकि शनि दुख का कारण है, वो लोन लेगा और उसका लोन पे कर्जा बढ़ता ही जाएगा, तो फाइनली जब वो उसके दुख इतने होंगे कि वो नहीं रीपे कर पाएगा उसको, तो वहां पर शनि का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मिजरेबल और जो सिचुएशन है जो तनाव वाली है उसको वो ही बनाएगा। तो अगली स्लाइड में यही लिखा है कि शनि दयनीय और निराशाजनक बना देगा। तो ये चीजों के मंगल का तनाव, राहु की जो है गंभीर बनाने वाली स्थिति, और जो शनि की है दयनीय और निराशाजनक बनाने वाली पोजीशन में ले आएगा। तो ये सब हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है। तो अब आइए, क्योंकि यहाँ पर चार्ट के द्वारा मैं कुछ 3 चार्ट के द्वारा आपको सिचुएशन वो बताऊंगा कि कैसे हम कह सकते हैं। अगर मान लीजिए जो पहले रूल लगाए हैं उन्हीं में से आप देख लीजिए कि अगर यहाँ पर हम देखें किसी भी तरीके से कि जो पहला रूल है उसमें यही था कि सेकंड भाव का स्वामी अगर किसी तरीके से यहाँ पर चला जाए तो ये दरिद्र रोग बनता है, या द्वादश भाव का स्वामी यहाँ चला जाए तो ये भी दरिद्र रोग बनता है। अब देखिए 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, और जुपिटर रेट्रोगेट है, और यहाँ पर एक्सॉल्टेड भी हो जाता है 6th पोजीशन में, 6th हाउस में। जब एक्सॉल्टेड हो जाएगा ये रोग ऋण का हाउस है, चंद्रमा का हाउस है, और इसमें गुरु अपने आप को अच्छा फील करता है। चंद्रमा यहाँ शनि की राशि में बैठा हुआ है। जब चंद्रमा शनि की राशि में हो तो बंधन योग होगा, तो उसमें बंधन योग कह लीजिए, विष योग कह लीजिए, यानी उसका उस बंधन में आने की वजह से उसका बहुत सारा लॉस होगा। तो चंद्रमा मनी को भी करता है, चंद्रमा विदेश को भी करता है। जुपिटर और चंद्रमा का जब संबंध हो तो ये जातक विदेश में चला जाता है, ऋण इतना ले लेता है, लोन इतना ले लेता है, उसको ऋण नहीं पे कर पाता है, और उन सब से बचने के लिए वो अपना एक तरीका निकालता है शत्रुओं से बच के। ये कुछ ओपन शत्रु होते हैं, कुछ हिडन शत्रु होते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों का भी एक्सेस में यहाँ पर आ रहा है। तो ये कुंडली में डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ये फेमस बिजनेसमैन है, मैं यहाँ पर किसी के चार्ट को डिस्कस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ योग बताने के लिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं दे रहा हूँ। तो ये एक पहला रूल लगा। दूसरा रूल जो लगा है, जब भी शनि की राहु के साथ, शनि यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी भी है, और द्वादश भाव का स्वामी होने की वजह से यहाँ पर देखिए जो वो राहु के साथ बैठा है। तो मेरे सभी जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें शनि और राहु का इन्वॉल्वमेंट 100% है। पिछली स्लाइड में मैंने बोला था कि ये देखिए मंगल की राशि में बैठे हुए, मंगल तनाव देता है,
राहु जो है वो संकट की सिचुएशन लेके आता है, आर्थिक सिचुएशन को गंभीर बनाता है, और ये निराशाजनक या आप कह सकते हो दयनीय स्थिति बनाएगा। तो ये तीनों अगर मंगल से बैठ गए, मंगल चाहे यहाँ पर जो है वो हमारे पराक्रम के हाउस में बैठा हुआ है, यानी हमारे जो प्रोफेशन के लिए या हमारे काम धंधे के लिए, जो थर्ड एंड एट हाउस, जो थर्ड एंड 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन बन रहा है, पहला रूल भी बन रहा है, दूसरा भी बन रहा है। तीसरा जो इसमें आप देख सकते हैं, अगर मैंने जो चीज देखी है, अगर ट्राइन में मैंने अभी बताया कि लिब्रा साइन हो, लिब्रा साइन हो ट्राइन में, यानी 1-5-9 में ट्राइन में हो और उसमें मेलेफिक इफेक्ट हो, तो वो भी प्रोमिनेंट कर देता है। अब मैंने जितने पीछे आपको योग बताए हैं, उन योगों को अगर आप सारों को लगाएंगे तो ये 100% तय हो जाता है कि इस जातक के ऊपर लोन लेना था, लोन नहीं रीपे करने की वजह से ये इसके विदेश में जाना ही, जाके वहां सेटल होना इसकी लिखा हुआ था कुंडली के हिसाब से। अब जो बाकी सब लोग हैं जिनको ज्योतिष नहीं आती है, वो जो मर्जी कहें ये यहाँ से कर्जा लेके भाग गया या जो भी कुछ कर गया, वो एक अलग बात है। अब इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर उच्च भाव में राहु के साथ शनि बैठा हो तो वो धन तो देगा, देश विदेश का सब इकट्ठा करवा लेगा, लेकिन वो बाद में समाप्त भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपसे नॉलेज शेयर कर रहे हैं और जो भी हमारी नॉलेज है वो आपसे शेयर कर रहे हैं, अगर हम आपसे शेयर करेंगे तो नॉलेज शेयर करने से ही प्रभु हमें कुछ और आशीर्वाद में कुछ और नई नॉलेज देंगे। तो यहाँ पर आपको एक रेमेडी की फॉर्म में मैं वो बताना चाहता हूँ कि अगर जिसका भी शनि और राहु अगर कुंडली में कहीं पे भी बैठे हों, उस जातक को उस भाव से संबंधित हमेशा दान करते रहना चाहिए। और दान वो जो करना है, अपने से जो स्टेटस में लो हैं, काफी लो हैं, यानी आपसे 1/10 लो है, कम से कम वहां से आपको दान देना शुरू करना चाहिए। नीचे बॉटम लाइन कुछ नहीं, यानी ऊपर वालों को नहीं देना, पैसे वालों को पैसा नहीं देना है। जिनको एक्चुअल में जरूरत है, खाने की जरूरत है खाना देना है, पैसे की जरूरत है पैसा देना है, कपड़े की जरूरत है कपड़े देने हैं। वो जिस भाव में जैसा बैठे होंगे, क्योंकि ये प्रोफेशन का भाव है, दसम भाव से हम पैसा भी देते हैं, तो इसलिए मैंने देखते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि उस जातक को जिसकी भी ऐसी कुंडली हो, योग बन रहे हो, उन्हें कुछ ना कुछ अपनी सैलरी का पार्ट एक रूटीन वे में, गरीब तबके के लोग जिनके पास बिल्कुल वो चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको देना चाहिए कैश की फॉर्म में। एक बंदे को इतना मत दो कि भाई आपके ही पैसे पे आश्रित हो जाए, लेकिन इतना तो दे दीजिए कि वो उसको 2 टाइम की वो रोटी खा सके अपनी सुविधा अनुसार। तो ये एक चार्ट है, इस पे मैंने अपने जो वैदिक के रूल थे वो सारे लगाए हैं। अब उससे पहले कि मैं भृगु नंदी नाड़ी का भी बताऊं, क्योंकि जब भी मेरी कोई वीडियो आती है तो हर किसी को रहता है कि मैं भृगु नंदी नाड़ी का कोई उनको चीज बताऊं, और मैं उसके लिए सबका शुक्रिया अदा भी करता हूं कि आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग से मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूं कि आप लोग मतलब मुझसे कुछ चीजों की उम्मीद रखते हैं। तो अब इसमें पहले न्यूमरोलॉजी से देखते हैं। ये तो चीजें हैं जो हमें इतनी सारी चीजें रूल आने के बाद, मैं न्यूमरोलॉजी क्यों बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी में हर चीज का सोल्यूशन बहुत ईजीएस्ट वे में मिल जाता है। तो इसीलिए अगर कोई न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहे तो मैं उसको इसमें से कैसे दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए प्लेन सबको पता है, ये लूसो ग्रिड है, ये सब नहीं बताना है। अब ये देखिए इस बंदे की इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है, इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका थॉट प्लेन में सिर्फ 33% काम कर रहा है, इसका एक्शन प्लेन भी सिर्फ 33% काम कर रहा है, लेकिन इच्छा हर काम को करने की है। इसी तरीके से जाएंगे, मेंटल प्लेन फिर भी 66 कर रहा है, यहाँ पर इमोशनल प्लेन है ही नहीं। तो मैंने बोला था दान करना चाहिए इसका, क्योंकि जब दान करेगा तभी इमोशंस आएंगे। और किसका दान करना है, स्टेबिलिटी हर किसी में जो लाइफ को देती है, ये 5 नंबर रहती है। इसमें जो सक्सेस प्लेन इधर कर रहा है और इधर क्रॉस कर रहा है, ये सक्सेस हर हालत में समृद्धि का नाम पे होती है। और समृद्धि सिर्फ आज की डेट में करेंसी से आती है, पैसे से आती है, जिस भी कंट्री में आप रहते हो। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर ये इसका प्रोफेशन है, इसका कैरियर है, ये इसकी ईगो है, स्टेटस है, नेम फेथ है, तो इन सबको स्टेबल करने के लिए इसको दान अवश्य करना चाहिए था।
अगर करता तो जो आज पोजीशन है वो 100% नहीं होनी थी। अब क्योंकि मैं ये दो बता चुका हूं, वैदिक के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, अगर अब मान लीजिए कि मुझे आपको केपी का एक रूल देना है जिससे देखना है कि इस जातक के मतलब जीवन में पैसे का लॉस कैसे होता है। अगर हम पैसे से देखते हैं, कोई भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, अगर किसी प्लेनेट में हमें, या आप कह सकते हो नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड लेवल पे, या सब लॉर्ड लेवल पे हमको 2 6 10 11 दिखना चाहिए। 2 6 10 11 दिखेगा तभी हमारे पास वो पैसा आएगा। चाहे पैसा परिवार की वजह से आए, चाहे पैसा अपने एफर्ट्स की वजह से आए, चाहे पैसा प्रमोशन की वजह से आए, चाहे कहीं पे हमें ओवरऑल किसी भी टाइप की गेम से आए, पैसा जो हमें दिखना है वो 2 6 10 11 में दिखना चाहिए। अब 2 6 10 11 में दिखना चाहिए तो 2 6 11 10 में देख लीजिए प्लेनेट कितने हिस्से। दो, दो में कोई नहीं है, 6 में कोई नहीं है, और यहाँ पर देख लीजिए 2 यहाँ पे और 3 यहाँ, टोटल 9 प्लैनेट्स में से अगर इसके 5 प्लैनेट यहाँ बैठे हुए हैं और इनको सपोर्ट करने के लिए आगे पीछे भी प्लैनेट बैठे हुए हैं, यानी पैसे की राशि में बैठे होंगे या जहाँ पे कुछ ज्ञान है वहां से होगा। तो सारा का सारा जो इसका एफर्ट है 10 11 को इन प्लैनेट्स ने घेर रखा है। तो ये 2 6 10 11 की तो कोई कमी ही नहीं दिखती है। लेकिन कमी कब आई, कमी कब आई, अगर हमें इसका नेगेशन देखना है तो नेगेशन देखने के लिए आपने साथ ही देखेंगे, अगर किसी इवेंट का होते हुए नेगेशन देखना है तो जो चीज दे रहा है उसके पीछे वाले को उसको काटना है। तो उसको काटना है तो यहाँ पे अगर 10 को काटने के लिए 9 बैठा है, 11 को काटने के लिए 10 बैठा है, सिंपल सा लॉजिक है। तो लेकिन क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये केपी की क्लास नहीं है, लेकिन अगर ये चीजें इसने एक्टिवेट अच्छे से की होती तो ये केपी के द्वारा भी सोल्यूशन ले सकता था। अब आते हैं चौथे नंबर पे, जो भृगुनंदी नाड़ी से मैं कुछ चीजों को बताता हूँ। भृगुनंदी नाड़ी में शुक्र जो है वो पैसे का कारक है, और शुक्र जब पैसे का कारक हो जाता है उसके अगले भाव में बैठा हुआ प्लेनेट 90% उसको रिजल्ट देता है। पीछे वाला या उसके साथ युति किया हुआ उससे कम वैल्यू की देता है। यानी या तो उसके सामने जो कोई प्लेनेट बैठा हो या उसके आगे बैठा हूं। तो यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा चल है, और चंद्रमा रुकता नहीं है, बहता हुआ पानी है। आप कहिए कि पैसा है जो पानी की तरह बहेगा, दिखता है इस चीज से। और अगर हमें कोई दूसरी भी चीज देखनी हो, मैंने कुछ प्लैनेट्स देखनी हो या राशि का तड़का लगाना हो, वो हम अपने कोर्स में बताते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि इन वैदिक के चीज को कराते कराते बाकी तीनों टेक्निक के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दूंगा ताकि आपका रिजल्ट आपको पूरा होता हुआ दिखे। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले चार्ट पे। अगला चार्ट जो यहाँ पर है वो एक और बिजनेसमैन का चार्ट है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए इसमें भी सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठ गया, और अगर हम यहाँ से देखेंगे 12th हाउस का लॉर्ड जो वापस यहाँ पर 11th हाउस में चला गया। दो रूल हो गए। तीसरा रूल जो है यहाँ पर देखिए सैटर्न, सैटर्न जो है यहाँ पर भी 10वीं दृष्टि से राहु के साथ अपना रिलेशन बना रहा है, यानी ये 12वां गया, ये 10वां और ये 11वां। अब इसके प्रोफेशन में अगर देखें, सैटर्न से हम प्रोफेशन देखते हैं, और वो प्रोफेशन में अगर हम देखें, या आप कह लीजिए वो मेरी भृगुनंदी नाड़ी में कंसेप्ट लगाते हैं, सैटर्न से हम अगर प्रोफेशन देखते हैं तो उसके 10वें भाव में राहु बैठा है, तो प्रोफेशन जो उसकी प्रॉब्लम आनी है, जब भी वो कोई फॉरेन से डील करेगा, राहु फॉरेन को इंडिकेट करता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की डील करेगा, या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड करेगा, तो इसका बिजनेस, इसका काम धंधा जाना ही है। ये ऐसे ही बंदे की है जब उसने मोबाइल सबसे पहले स्टार्ट किया, बहुत फेमस, और उसको मोबाइल अगर वो स्टार्ट नहीं करता तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब उसका तो मोबाइल कंपनी चला भी नहीं, और सबसे पहले चला था और लास्ट स्केल पे चला था। बाकी जो उसके बाद स्टार्ट किए थे, चाहे परिवार के किसी सदस्य ने किया, उसकी कैसे चली। तो ये तो वैदिक का है कंसेप्ट, ये आपको इससे ज्यादा मैं लेयर को नहीं खोल सकता, बट ये बता सकता हूँ कि भाई इस चीज में ये चीजें कैसे होती हैं। तो ये वृद्ध रोग के बारे में जो ये चीज बताया था कि सेकंड हाउस और या 11th हाउस का जब लॉर्ड
12th हाउस में बैठ जाए या छठे 8वें 12वें में बैठ जाए तो ये योग भी आ जाता है। ये योग तब एक्टिवेट होता है। तो ये संकट जो है, पैसा, फाइनेंशियल लॉस, धन की हानि, या आप कह सकते हो आर्थिक संकट, या नौकरी या प्रतिष्ठा और कष्ट देता है, इस जातक को आप सबको मालूम है वो सब चीजें। तो इसमें से जितने भी मैंने इस चीज में लगाने थे वो सब चीजें लगाई हैं। लेकिन अगर इसमें अगर आप और भी कुछ देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे दसम भाव का जो स्वामी है शुक्र बनता है। शुक्र जो बैठ गया मंगल के साथ, जब भी शुक्र और मंगल की बैठ सकती है तो इस जातक का लव इंटरेस्ट जरूर रहा होगा। तो जितना ग्लैमर या लव इंटरेस्ट वाली बात करेंगे, क्योंकि ये केयरिंग वाली राशि में बैठे हैं, अगर वो केयरिंग को छोड़ के इन दोनों चीजों का यूज करते तो भी इस जातक को ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता। तो चलिए, ये हमें सिर्फ कुंडली से सीखना था, हमें किसी की अच्छाई या बुराई की बात नहीं करनी। एक और रूल, जब यहाँ पर शनि वक्री होकर गुरु के साथ बैठेगा तो ये सीधा चंद्रमा के साथ रिलेशन होगा। ये अगेन बंधन योग विष योग बन जाता है। तो ये भी आपको बताता है कि वो बंदा जकड़ा जाएगा। और किस में जकड़ा जाएगा, देखिए शनि का संबंध किससे आ रहा है, मंगल की राशि से। और एक मंगल बोला, और राहु किसकी राशि में बैठा है, वो बुध की में, बुध यहाँ पे फिर उसके साथ बैठा हुआ। तो जो मैंने आपको 3 प्लेनेट बताए थे, शनि, मंगल और राहु, कहीं ना कहीं आपस में सबका रोल बनते हुए दिख रहा है। अब आते हैं न्यूमरोलॉजिकल। फिर वो जैसा पहले चार्ट में था, विल है, लेकिन पहले चार्ट जितनी विल नहीं है, लेकिन फिर भी विल है आगे बढ़ने की, नेम फेम को लेके अपने आप को मतलब स्टेटस दिखाने के लिए वो नेम फेम है इनके। उन वाले में क्या था, उसके पास तो यहाँ पे 1 ज्यादा थे तो उसको अपने काम से जाना जाना था। लेकिन इसकी क्या है कि मेरे को जाना जाए, ऐसा काम हो या ना हो लेकिन मेरे को जाना जाए। अब इस ये चीज है बिल प्लेन होगी, ये ओके कोई बात। यहाँ लेकिन देखिए थॉट प्लान में फिर 30%, जब तक विचार अच्छे नहीं आएंगे, आइडिया अच्छे नहीं आएंगे तो कैसे एग्जीक्यूट होगा। और एक्शन प्लेन में फिर वही कमी। तो पिछले केस में क्या था, यहाँ पे विल बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसके पास भी यही 33% थे, इसके पास भी यही 30% है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये बंदा अपना खुद डिसीजन लेने में समर्थ था, और अपना खुद फाइनेंशियल भी मतलब स्ट्रॉन्ग था, डिजायर था कि जब मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो मेरे का नाम अपने आप होता चला जाएगा। चाहे डिसीजन अच्छा हो तो अच्छा भी होगा, अगर डिसीजन बुरा हो तो बुरा भी होगा। अगर ये उस बंदे की कुंडली है जिसने अगर मान लो कोई कैलेंडर भी छापा है, तो कैलेंडर में भी क्या छापना है, कौन सी फोटो के साथ कैलेंडर छापना है, वो उसके लिए नाम था उसका। तो आप ये समझ सकते हैं कि काम करूंगा उससे अपने आप नाम हो जाएगा। और इस बंदे का काम मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को नाम सबसे पहले चाहिए। तो उस वजह से ये चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट होती ही नहीं दिखी। दूसरी बात फिर वही आते हैं कि देखिए 2 6, यहाँ पर वो प्लेनेट ही नहीं, ना 2 में, ना 6 में, ना 10 में, ना 11 में। सिर्फ जो बचा हुआ 10 था उसका नेगेटिव भी राहु में कर दिया। ये केपी का मेरा एक नॉर्मल तरीका है। मैं केपी वैसे नहीं पढ़ाता कि किसी सॉफ्टवेयर से क्या लो, मैं तो सीधा अपने नक्षत्र से, और जो नक्षत्र लॉर्ड में देना है वो कहाँ का मतलब स्वामी है और किस किस से उसका रिलेशन है, मैं सिंपल ही बताता हूँ। आप इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे केपी, आपको किसी सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं होगी, चार्ट से दिखेंगे अपने आप ये रिजल्ट के बारे में कहना पड़ेगा। हर बंदे की स्पेशलिस्टी है, मैं सॉफ्टवेयर केपी में नहीं यूज करता। मैं जो भी फ्री सॉफ्टवेयर है उन्हीं को लेके अपना प्रोडिक्शन इस तरीके से बता देता हूँ। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप उनको भी अफोर्ड कीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब मेरे पास होंगे तो हो सकता है मैं भी अफोर्ड कर लूँ, मैं भी ले। तो मैं किसी की चीज की अच्छी और बुराई नहीं कह रहा, जब मेरे पास जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को कैसे मैंने अपना पॉजिटिव पॉइंट बनाना है, ताकि मैं रिजल्ट जो बाकियों के जैसे भी बता सकूं और विदाउट उस फैसिलिटी के बता सकूं। यही मेरी नॉलेज है, यही मेरा हार्डवर्क है जिसके लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इस चार्ट में भी देखिए शनि और राहु का जो मैंने बताया था वो 12वें भाव से संबंध बन रहा है। तो शायद मैं बता चुका हूँ। और दूसरी बात यहाँ पर फिर देखिए जो शुक्र का जो है, शुक्र जो पैसा है, मंगल जो फायर है, और ये पानी है। पैसा पानी की तरह या जैसे फायर की तरह चला जाएगा। और इसका अगर हम देखेंगे 3 7 11, और केतु जब आ गया तो केतु हर चीज में रुकावट करता है, देगा लेकिन
बाद में रुकावट भी कर देगा या ब्लॉक कर देगा किसी ऐसे डिसीजन की वजह से जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी, उस चीज में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और ये हो सकता है कि इन्होंने ऐसा पैसे को किसी मिलिट्री टाइप की इवेंट्स में, या आप कह सकते हो कोई पावर जनरेशन की फॉर्म में उनमें लगा दिया हो, जिसकी वजह से इसका पैसा लॉक हुआ। तो अब तीसरे चार्ट की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जो लॉजिक दे रहा हूं उनको भी आप पकड़ पा रहे होंगे। और मैं लॉजिक खाली वैदिक से नहीं दे रहा, भृगु नंदीनाड़ी से भी दे रहा हूँ, केपी से भी दे रहा हूँ, और न्यूमरोलॉजी से भी दे रहा हूँ, ताकि आपके पास अगर कोई एक टॉपिक करने बैठे तो उस टॉपिक में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो आपको एकदम आंखों के सामने क्लियर होता चला जाए और आप उसको आराम से प्रिडिक्शन कर सकें। ये तीसरा चार्ट है। इस तीसरे चार्ट में देखिए, सेकंड हाउस का जो स्वामी बनता है या सेकंड हाउस का जो लॉर्ड बनता है वो शुक्र है। अगर वो यहाँ पर जाके बैठ गया इसमें, तो एक रूल पहले भी बताया था कि सेकंड हाउस का स्वामी अगर 9th 10th 11th में जाके बैठ जाए तो वो भी प्रॉब्लम करता है फाइनेंशियल। दूसरी बात, अगर ये यहाँ पे जहाँ के बैठा है तो ये वक्री होके बैठा है, और वक्री के साथ ये देखिए कि यहाँ पर ये बुध के साथ ही बैठा है उसकी राशि में। और इसमें एक ये रूल हो गया, और दूसरा रूल यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर भी शनि के साथ एक तरह से बंधन योग में वो आ रहा है, जो मैंने पहली कुंडलियों में बोला। और चंद्रमा यहाँ खुद पानी में है। अगर किसी बड़े चीज को आप पानी में पकड़ के बैठ जाओगे तो वो चीजें आपको कोई ना कोई कमी होगी। और दूसरा, इसमें तीसरा पॉइंट, सॉरी, तीसरा पॉइंट, इसमें भी सैटर्न का राहु के साथ संबंध आ रहा है। इन सब जितने चार्ट मैंने किए हैं इन सब में राहु के साथ सैटर्न आपको दिखेगा। इसलिए अगर आपको दिवालिया हो, पहले देगा, राहु का क्या है, पहले देगा। राहु पहले देगा तभी तो लेगा। राहु जब देता है उस चीज को किसी के पास नहीं छोड़ता। राहु अपनी दी हुई चीज उसी बंदे के पास छोड़ सकता है जो भक्ति में हो, जो धार्मिक हो। तो इस जो चार्ट में मैंने कहा, इस चार्ट के हिसाब से इसको सब कुछ मिला। कैसे बच सकता था, राहु खुद 9th हाउस में है। अगर ये बंदा पाठ पूजा में लग जाता और धार्मिक होता, स्पिरिचुअल होता, पैसा जो आया था वो सारा जो भी काम धंधे में लगा रहा था उसमें सब में प्रोग्रेस होती। पहले वाले के चार्ट में मैं इतना उससे आपको नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ मंगल है और राहु यहाँ पर इनका जो है दसम भाव में बैठा है, क्योंकि इन्होंने तो अपने प्रोफेशन में भी वही सब चीज करनी थी जो राहु वाली, खाने पीने वाली या जो इंजॉयमेंट वाली, ग्लैमर वाली चीज। लेकिन इस चार्ट में ये क्लियर कट है, अगर ये धार्मिक रहता तो ये अपनी परिवार से भी आगे ऊंचाइयों को छू सकता था, या ऐसे लोगों की एडवाइस नहीं लेता जो इसको सिर्फ वाहवाही के लिए इसके साथ लगे हुए थे। अब आते हैं इसमें। इसमें वो सब चीजें नहीं दिख रही। इसमें जो चीज दिख रही है, अगर सैटर्न का यहाँ पर देखेंगे, सैटर्न मून की राशि में है, और जब मून और यहाँ राहु है जो मंगल की राशि में है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 12th हाउस से रिलेशन नहीं दिख रहा, यहाँ पर इनडायरेक्ट, क्योंकि अष्टम भाव का जो स्वामी है यहाँ चला गया। तो ये एक तरह से विपरीत राजयोग भी होता है ना। अगर 6 8 12 का स्वामी, अगर उन्हीं में से 6, अगर मान लो 8वें भाव का स्वामी, अगर मैं क्लियर करता हूँ, अष्टम भाव का स्वामी अगर 6ठे या 12वें में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग मिलता है। अगर उस विपरीत राजयोग को और अच्छा करने की चीज होती है, अगर उसका स्वामी अपने आप को वापिस देख ले, अब उस भाव को देख ले। देखिए, मंगल इस भाव का स्वामी है, यहाँ द्वादश भाव में बैठा हुआ, यहाँ से 7th और 8th इसको नहीं देख रहा है, सॉरी इसको नहीं देख रहा है, क्योंकि 7th एस्पेक्ट यहाँ पर है, 8th है, मैं इसको गलती से 9th एस्पेक्ट में ले गया था। लेकिन अगर हम इससे देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये राहु ही उसको देख रहा है, तो डिजायर दे रहा है एक्सपेंड करने के लिए, मतलब। और जब ये राहु और मंगल का 12th हाउस से हो जाए तो ये बंदा, ऐसा जातक जेल में भी जाता है। ये जातक अवश्य ही जेल में रह के आया होगा पीछे, अगर आपने न्यूज सुनी होगी, चाहे वो किसी भी वजह से गया। ठीक है, अगर यहाँ पर ये वापिस देख लेता, मंगल इसको देख लेता अष्टम भाव वाले को, तो ये जेल में भी इतने दिन नहीं काट के आता। ठीक है, तो इसमें से क्या बताया, एक तो पहला रूल, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 9th 10th 11th में बैठ जाए 1 पोजीशन। दूसरी पोजीशन थी सैटर्न राहु को देख ले 2,
और सैटर्न और राहु का अगर 12th हाउस से कॉम्बिनेशन बन जाए, वो इनडायरेक्ट बन रहा है इन टर्म्स ऑफ द डिस्पोजिटर, लेकिन वो बन रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर 11वीं राशि जो ये मंगल देख रहा है 7th एस्पेक्ट से, इन दोनों के लॉर्ड सैटर्न के साथ साथ राहु को को लॉर्ड भी माना जाता है, और यहाँ पर ये जो है इसी के भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो और सैटर्न यहाँ से अपनी सप्तम जिससे 5th हाउस को भी देख रहा है, 5th हाउस का वापिस सैटर्न है। तो ये वाला इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जितना ये इम्पैक्ट है कि यहाँ पे मंगल ये इसको देख रहा है शनि के भाव से, और ये जो है यहाँ से राहु, क्योंकि वो शनि के बराबर देता है, वो मंगल को देख रहा है, तो एक दूसरे के प्रति वो लड़ाई दिखाता ही है। अब लड़ाई किसकी होगी? रियल स्टेट की। पैसा किसमें होगा? कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए रियल स्टेट में पैसा लगाया होगा। 12th हाउस में जब भी मंगल बैठे और बंदा प्रॉपर्टी का काम करे, एक बार ऊंचाई पे जाता है और उसके बाद वो गिरता जरूर है, उससे उससे में लॉस जरूर होता है। तो ये दोस्तों मेरे कुछ आपके साथ शेयर करने के टॉपिक थे। हो सकता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे लगे, हो सकता है आपको ना लगे, लेकिन जो भी मेरा सामर्थ्य था उसके हिसाब से मैंने हर चीज डिटेल में शेयर की, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के फॉर्म में हो, चाहे वो केपी के फॉर्म में हो, चाहे वो वैदिक की फॉर्म में हो, चाहे भृगुनंदिनी नाड़ी की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज और प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके बारे में कुछ फीडबैक भी लिखिए। और जो ये कोर्सेज मैं लॉन्च कर रहा हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी मेरे तरीके से जानना चाहते हैं या मेरे मेरे जैसा पढ़ के आगे निकलना चाहते हैं, मुझसे आगे निकलना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको ये चैनल पसंद आए या आप हमसे कुछ कोर्स अवश्य करना चाहें। तो इसी के साथ अंत में जय श्री राम बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।